हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 67 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बच्चों हमारे विज्ञान की वर्कशीट है और आज जो हमारा टॉपिक है, हम अपना पार्ट कंटिन्यू करने जा रहे हैं। यहाँ पर जीव जनन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन। तो बच्चों, लैंगिक जनन क्या होता है? तो जनन की वह विधि जिसमें दो जनकों में युग्मकों द्वारा नई संतति उत्पन्न होती है। यहाँ युग्मकों में क्रोमोसोम की संख्या आधी होती है जो मिलकर एक नए जीव में विकसित होती है। ठीक है। तो बच्चों, इस तरह से लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन क्यों महत्वपूर्ण है? तो सबसे पहला, लैंगिक जनन दो युग्मकों के संलयन से होता है। इसके परिणाम स्वरूप संतति में गुणों की विभिन्नता को बढ़ावा मिलता है। इसमें नए गुणों का संयोजन होने के कारण यह नई स्पीशीज की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इससे विभिन्नता आती है और जो विकास के लिए आवश्यक है। तो इस तरह से हमारा ये लैंगिक जनन क्यों महत्वपूर्ण है वो हमने बता दिया। अब बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। ठीक है। तो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किस तरह से होता है? तो बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है, जब पुष्प में पुंकेसर या स्त्री केसर में से कोई एक जननांग उपस्थित हो। मतलब बच्चों, जननांग मतलब कि रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों एक होता है पुंकेसर और स्त्री केसर। ठीक है। तो इन दोनों में से कोई एक होता है तो फिर हम इसे क्या कहते हैं? एक लिंगी। मतलब दोनों लिंगों में से कोई एक होता है तो या तो पुकेंसर या स्त्री केंसर। तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे उसे एक लिंगी कहेंगे। ठीक है। जैसे कि पपीता और तरबूज। जब पुष्प के पुकेंसर एवं स्त्रीकेसर दोनों उपस्थित होते हैं तो उन्हें उभयलिंगी कहते हैं। तो बच्चों, जहाँ पे पुकेसर और स्त्रीकेसर दोनों हो तो वहाँ पे उसे उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। ठीक है। जैसे गुड़हल और सरसों। ठीक है बच्चों। तो ये तो हो गया हमारा पुष्पी पौधों के लैंगिक जनन के ये जो कुछ अंग थे उनके बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है। तो जहाँ पर बच्चों दोनों में से कोई एक अंग पाया जाएगा तो उसे कहा जाएगा एकालिंगी। और दूसरे में अगर दोनों ही एक साथ होंगे तो हम कहेंगे उसे उभयलिंगी। ठीक है। अब इसके बाद बच्चों आपका लिखा हुआ है आवृत वृक्ष। आवृत वृक्ष के जननांग पुष्प में उपस्थित होते हैं। पुकेसर नर जननांग है जो परागकण बनाते हैं और स्त्री केसर पुष्प के केंद्र में उपस्थित होता है तथा यह पुष्प का मादा जननांग होता है। तो बच्चों, एक हमारा हो गया कैसा? तो एक हमारा नर हो गया और एक हमारा मादा जननांग। ठीक है। फिर उसके बाद बच्चों यह तीन भागों में बना होता है। ठीक है। तो ये किस तीन भागों में बना होता है? तो यह तीन भागों में बना होता है। सबसे पहला, आधार पर फूला भाग अंडाशय और फिर मध्य में लंबा भाग वर्तिका है तथा शीर्ष भाग में वर्तिकाग्र है जो चिपचिपा होता है। ठीक है। तो ये हो गया बच्चों हमारा। फिर ये सारे हमारे जो तीन पार्ट्स हैं उसके बारे में लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है। स्त्री केसर में वर्तिका। ठीक है। और ये सारी चीज़ें अंडाशय। ठीक है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर आगे लिखा हुआ है, अंडाशय में बीजांड होता है तथा प्रत्येक बीजांड में अंड कोशिकाएं होती हैं। परा परा परागकण द्वारा उत्पादित नर युग्मक अंडाशय की अंड कोशिकाओं में संलयित हो जाता है और जनन कोशिकाओं के इस युग्मन या निषेचन में युग्मज बनता है और जिससे नए पौधों में विकसित होने की क्षमता होती है। तो इस तरह से बच्चों पौधों में जनन हो पाता है। एक प्रोसेस और है जो कि हमें यहाँ पे पढ़ना है, परागण। परागणों का पुकेसर से वतिराग्र तथा स्थानांतरण परागण कहलाता है। यदि परागणों का यह स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है तो यह स्वपरागण कहते हैं। परंतु एक पुष्प के परागण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं तो उसे पर परागण कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये चीज ध्यान रखना कि अगर उसी पौधे में होगा, उसी पुष्प में होगा तो उसे स्वपरागण, और किसी एक पुष्प से दूसरे पुष्प में होगा, एक फूल से दूसरे फूल में, तो उसे पर परागण। ठीक है। अब बच्चों आगे यहाँ पे लिखा हुआ है, कि एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक परागण कणों का स्थानांतरण वायु, जल अथवा प्राणी जैसे वाहक द्वारा संपन्न होता है। परागकणों के उपयुक्त वर्तिकाग्र पर पहुंचने के पश्चात नर युग्मक को अंडाशय में स्थित मादा युग्मक तक पहुंचना होता है। इसके लिए परागण से एक नालिका विकसित होती है। यह वर्तिका से होती हुई बीजांड तक पहुंचती है जहां भ्रूण विकसित होता है। बीजांड से एक कठोर आवर्तन विकसित होता है
तथा यह बीज परिवर्तित होता है। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बीज कैसे बनता है। तो बीज बच्चों अंडाशय, यहाँ पे अंडाशय तीव्रता से वृद्धि करता है तथा परिपक्व होकर फल बनाता है। इस अंतराल में बाह्यदल, पंखुड़ी, पुकेश्वर, वर्तिका एवं वर्तिकाग्र प्राय मुरझाकर गिर जाते हैं। ठीक है, अब बच्चों इसी सब चीज को क्या कहते हैं, अनुकरण कहते हैं। बीज में भावी पौधा तथा भ्रूण होता है जो उपयुक्त परिस्थितियों में नवोदित में विकसित हो जाता है। इस प्रक्रम को अनुकरण कहते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हमारा वर्कशीट में जो भी था पूरा का पूरा एक समरी मैंने पूरा आपको बता दिया। ठीक है, अब इसके बेसिस पे हमसे कुछ प्रश्न उत्तर पूछे जा रहे हैं, तो वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो हमारा सबसे पहला पूछा जा रहा है कि लैंगिक जनन किस प्रकार विभिन्नता उत्पन्न करता है। बच्चों लैंगिक जनन से विभिन्नता किस तरह से उत्पन्न होती है, तो बच्चों इसका आंसर आपको ये लिखना है। ये बच्चों सबसे पहला पॉइंट आपको लिखना है, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये पूरी एक लाइन आपको फर्स्ट आंसर में लिखनी है। ठीक है, आंसर फर्स्ट में आप अच्छे से ये लाइन लिख लीजिएगा। वापस से मैं ट्राई करता हूँ आपको दिखाने का, तो ये रहा, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर फर्स्ट होगा। लैंगिक जनन दो युग्मकों के संयोजन से होता है और इसके परिणाम स्वरूप संतति में गुणों की विभिन्नता को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, विभिन्नता को बढ़ावा मिलता है। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट आंसर कि दो युग्मकों के संयोजन से की वजह से होता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न 2, लैंगिक जनन क्यों महत्वपूर्ण है। बच्चों लैंगिक जनन क्यों महत्वपूर्ण है, तब इस आंसर के लिए आपको ये तीनों पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे कि लैंगिक जनन क्यों महत्वपूर्ण है। तो ये आपका पूरा का पूरा सेकंड का आंसर है। इसमें आप तीनों ही पॉइंट लिखोगे। ठीक है, तो ये आप तीनों पॉइंट्स लिखने हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड का आंसर हो जाएगा, तीनों पॉइंट्स। इसके बाद बच्चों हमारा प्रश्न 3 पूछा जा रहा है, एक लिंगी तथा एवं उभयलिंगी पुष्पों के उदाहरण। तो बच्चों उदाहरण आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, ये देखो एक लिंगी का क्या था, तो एक लिंग का है, आप एक लिंगी के पुष्प के उदाहरण है वो है पपीता और तरबूज, और उभयलिंगी पुष्प के उदाहरण है गुड़हल, सरसों। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख लीजिएगा एक लिंगी पुष्प पपीता और तरबूज, उभयलिंगी पुष्प गुड़हल, सरसों। ठीक है, फिर इसके बाद प्रश्न 4, स्वपरागण एवं परागण में विभेदन कीजिए। तो बच्चों स्वपरागण और परपरागण क्या होता है, तो यहाँ पे बच्चों इसका यहाँ पर पूरा आंसर दे रखा है। ठीक है, तो ये पूरी चीज़ आपको लिखनी है। यदि परागणों का यह स्थानांतरण उसी पुष्प में वर्गीकृत पर होता है तो इसे स्वपरागण कहते हैं, परंतु एक पुष्प के परागण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होता है तो उसे परपरागण कहते हैं। तो ये बच्चों हमारा फोर्थ का आंसर हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ का आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद फिफ्थ, अंकुरण किसे कहते हैं। ठीक है, क्या है और बीज तथा फल कैसे बनते हैं। तो बच्चों देखो इसका आंसर बड़े आसान, थोड़ा समझ के लिखिएगा कि सबसे पहले आपको अंकुरण के बारे में लिखना है, तो वो आप ये लिख लीजिएगा। ठीक है, और फिर बीज और पौधे कैसे बनते हैं, तो बीजांड में बच्चों बनते हैं। तो ये लिखने के बाद आपको ये 2 पॉइंट्स उसके बाद लिखने हैं। ठीक है, तो पहले पॉइंट ये लिखना है आपको, फिर दूसरा पॉइंट ये लिखना है। ठीक है, ये हमारा बच्चों किसका आंसर हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा फिफ्थ का आंसर। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आज की वीडियो में इतना ही था बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।